गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैं इस जगह पे छोड़ा था, है ना। सो वी शुड कंटिन्यू फ्रॉम हियर। देखो अब क्या था, अभी तक पीछे क्या पढ़ रहे थे कि ट्रेंड पढ़ रहे थे, है ना। किस ईयर में कितना डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, एक बार देख लो पीछे। ये देखो, ये सब पढ़ रहे थे, है ना। क्या डिक्लाइन हो रहा है, ये 1981 के बाद क्या चेंजेस हुआ, 1988 के बाद क्या हुआ कि डिक्लाइन करने लगा ग्रोथ रेट, है ना। तो ये सब चीज़ वगैरह पढ़ रहे थे। नोट्स तुम लोग बनाते जाना, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पता चले या ना पता चले, दो टाइम पक्का पता चलेगा। वो दो समय कब आएगा, एक तो जब एग्जामिनेशन में तुम अपेयर होगा 9th का उस समय, एंड इन केस अगर फ्यूचर में तुम लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देते हो लाइक एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, फिर देन SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, मीन्स कि ऐसा एग्जामिनेशन जहां जनरल स्टडीज एक पेपर हो, GS, है ना। जनरल स्टडीज बेसिकली यूपीएससी का एग्जामिनेशन जितना होता है उसमें रहता है। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस +2 लेवल पे होता है, एनडीए +2 लेवल पे होता है ना। तो उस जगह पर एक जनरल स्टडीज पेपर होता है, तो उस जगह पर ना फिर ये सब इंपॉर्टेंस तुमको पता चलेगा। फिर अगर याद रहा तो उस समय ऐसा होगा, मीन्स बेसिक पूरा याद नहीं रहा, रफली भी याद रहा, धुंधला धुंधला सा, तो उस समय रिएक्शन आएगा कि अरे यार ये तो पढ़े थे बट याद नहीं है, तो गड़बड़ा जाओगे। और आई होप तुम लोग सबका अपना अपना एक अच्छा एम्बिशन होगा, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से पढ़ो, ये सब आगे काम नहीं आने वाला, 100% आएगा काम, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं द डिक्लाइनिंग ट्रेंड से। ओके, ध्यान से देखना। Declining trends of the growth rate is indeed a positive indicator of efforts of birth control. लेकिन डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ना, डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ग्रोथ रेट का, ठीक है, ग्रोथ रेट का इज एक्चुअली पॉजिटिव इंडिकेटर। ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि डेट जो आप कंट्रोल किए हैं बर्थ रेट पे, ठीक है, जो आप एफर्ट लगाए हैं बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए, वो हुआ है, वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, तभी तो जो तुम्हारा ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है ना। डिस्पाइट डेट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। ये होने के बावजूद भी डिस्पाइट डेट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हम लोग बन जाएंगे 2045 तक, टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जरा सा सोचो यार, ह्यूमन रिसोर्स में जो हम लोग पढ़े थे कि जो पॉपुलेशन है उसे पॉजिटिवली किस तरह यूज किया जाए, है ना, बेसिक एमिनिटीज देके, हेल्थ एजुकेशन का ये सब स्किल देकर, अगर हम लोग अभी से हर एक सिटीजन को अपना बढ़िया से स्किल दे, हेल्थ एजुकेशन ये सब इंश्योर करें, तो हम लोग पूरा विश्व में एक सुपर पावर की तरह नहीं आगे आ जाएंगे। हाँ, जब हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है और अगर वो पॉपुलेशन ईश्वर का दया से और गवर्नमेंट एफर्ट से और हम लोगों का कंट्रीब्यूशन से अच्छा एजुकेटेड और स्किल सब में आ जाए, एक अच्छा स्किल्ड पॉपुलेशन बन जाए, तो क्या हम लोग पूरा ग्लोब में लीड नहीं कर जाएंगे? जहां जाओगे वहां इंडियंस भरा पड़ा मिलेगा, हर एक जगह, हर एक सेक्शन में इंडिया खुद प्रोडक्शन हब बन जाएगा। क्या सोचेंगे तभी होगा, और ऐसा सोचा करो, समझे, क्योंकि कल का लीडर तुम में से ही शायद कोई हो, तो अभी से सोच कर रखोगे तभी ना कल कुछ कर पाओगे। मैं तो मान के चलता हूँ कि मेरा स्टूडेंट में कल का कोई ना कोई बहुत बड़ा भविष्य है। तो मैं तो पर्सनली अभी तुम लोग से मीट भी नहीं किया हूँ इवन दो, लेकिन मुझे स्टूडेंट जो टर्म है ना, स्टूडेंट, विद्यार्थी, स्टूडेंट, उस टर्म पे बहुत बिलीफ है। हम लोग का टीचर को हम लोग पे बिलीफ था, मुझे तुम पे है। बस ये एक चला प्रथा खानदानी मेरा एजुकेशन सिस्टम का, है ना। तो चलो आ जाओ, खैर इधर देखो। अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ, तो प्रोसेस क्या, ठीक है, पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे है, उसका जो तुम्हारा बेस है, पिलर है, ठीक है, जो तुम्हारा सिटीजन्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब में चेंजेस कैसे आ रहा है, ग्रोथ जो है वो सब चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सब देखो। देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। 3 मेन
रीजन है, ठीक है, मेन प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन, ठीक है, एंड माइग्रेशन। अब माइग्रेशन को हम इतना बोल्डली हाईलाइट क्यों किए? क्योंकि अभी कोविड-19 में देख लो माइग्रेशन कितना हो रहा, ठीक है। इससे तुम आइडिया लगाओ बिहार से कितने लोग बाहर गए हुए थे कमाने के लिए लेबर के तौर पे, ठीक है। ये दो चीज को इंडिकेट नहीं करता है कि बिहार में एक एजुकेशन रेट कम है और दूसरा इंडस्ट्रीज कम है, तभी ना इतना लेबर बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। सोचो जरा, हाँ, तभी तो कर रहे माइग्रेट इतना। एजुकेशन कम है, इंडस्ट्रीज कम है, स्किल कम है, तभी तो लोग वहां लेबर का काम कर रहे हैं। सोचो, फिर सोचना, आगे आओ, वरना मैं बहुत कुछ सोचाने लगूंगा। मैं चाहता हूं नहीं यार, आग हो तुम लोग में, आग। सोसाइटी चेंज करने का ना पावर रखो, आग रखो, बदलाव देखो समाज में। ऐसा कब होगा? जब तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होगा तभी ना तुम कर पाओगे। चलो आगे आओ। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेचुरली जो इंक्रीज होता है ना, जनरल, ठीक है, जनरली जो इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो किस बेस पर डिपेंड करता है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना। तो देखो बर्थ रेट क्या, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। पर 1000 पर्सन कितना? 1000 पे, है ना। 1000 पे कितना लाइव बर्थ्स हुआ है ना, ठीक है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट, ठीक है। तो यहां पर ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। ये डेफिनेशन में बेसिकली ध्यान क्या देना? पर 1000, कितने पे? पर 1000 क्या होना चाहिए? लाइव बर्थ, है ना, लाइव बर्थ। तो इंडिया का ट्रेंड क्या रहा अक्सर कि यहाँ पर जो बर्थ रेट है ना वो हमेशा डेथ रेट से एक्सीड किया है। जो डेथ रेट है ना, मृत्यु दर, उससे जन्म दर आगे रहा है। ओके, नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, डेथ रेट। देखो डेथ रेट, दिस इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन, है ना, पर 1000 पर्सन। फिर देखो 1000 पर्सन पे काउंट हो रहा है, ठीक है, कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। द मेन कॉज of rate of growth of Indian population has been the rapid decline in death rate, ठीक है। फिर क्या बोलता है? द मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर कम हो रहा है तो हैज बीन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, है ना, ठीक है। वो रैपिड जो डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट का, उसके कारण, ठीक है। ओके, आगे आओ। Till 1980, high birth rates and declining death rates led to large difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. Till 1980, पढ़े थे ना पहले कि 1980 का बाद जो डेमोग्राफिक सीन है वो चेंज हुआ है ना। तो देखो क्यों हुआ ऐसा। टिल 1980 तक जो बर्थ रेट था, बर्थ रेट है ना, हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स, और मृत्यु दर कम हो रही थी, ठीक है, मृत्यु कम हो रही थी, जन्म ज्यादा हो रहा था, लेड टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ऑफ कोर्स डिफरेंस तो बनेगा ही, है ना। अब क्या हुआ कि ये क्या किया कि जब आपका बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो लोग कम मर रहे हैं, है ना, और ज्यादा जन्म ले रहे हैं, तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा, सिंपल सी बात है। टिल 1980 तक ये ट्रेंड था, सिंस 1981। अब 1981 से क्या हुआ देखो, बर्थ रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। बर्थ रेट भी क्या हुआ, आस्ते आस्ते कम होने लगा। ग्रेजुअली, वर्ड पर ध्यान देना, ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता, है ना। बर्थ रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, रिजल्टिंग इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब बर्थ रेट भी कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, कम होगा, है ना, आस्ते आस्ते वो भी कम हो जाएगा। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस ट्रेंड? इस ट्रेंड का रीजन क्या था?
ये जो है व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस ट्रेंड, एक्टिविटी है, घर पे खोजिए, जब नहीं मिले तब पूछिए, तब तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट पहले खुद एफर्ट लगाइए, है ना। ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहा कीजिए, और ना मैं तुम लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ टास्क देता रहता हूँ कि ये खुद से करो। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन, है ना। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतर होना, है ना। स्थानांतर होना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अपना जो जन्म भूमि है ना, जन्म भूमि, ठीक है। अब जन्म भूमि भारत मत सोचना, जन्म तुम जिस गांव में लिए हो, है ना, जिस शहर में लिए हो, वो वाला जन्म भूमि। वहां से अगर तुम कहीं दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हो तो डेट इज माइग्रेशन। सिंपली माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज, अक्रॉस रीजन, है ना, एंड टेरिटरी। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री, जैसे बिहार का लेबर जो अभी रिटर्न आ रहे हैं, वो किस तरह का माइग्रेशन पहले हुआ था, इंटरनल माइग्रेशन, अब फिर रिटर्न आ रहे हैं अपना घर, ठीक है, तो वो इंटरनल माइग्रेशन था। और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज, बहुत सारे लोग दुबई, कुवैत इस जगह पर कमा रहे हैं, तो सब क्या हुआ, इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके, चलो आगे आओ। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन है, ठीक है, वो पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं करता, बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इंटरनल माइग्रेशन जो मतलब कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता है, ठीक है। पॉपुलेशन का जो डेंसिटीज वगैरह था ना, वो सब में बदलाव आता है, लेकिन एट द एंड वो माइग्रेट कर रहे हैं तो भारत के अंदर ही रह रहे हैं ना, तो वो पॉपुलेशन का साइज पे इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन plays a very significant role in changing the composition and distribution of population, ठीक है। किस किस चीज में बदलाव आएगा, चेंजेस कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अब देखो, जहां से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, मान लो कि क्या मान लें, चलो गुजरात इंडस्ट्रियल हब, ठीक है, गुजरात से लोग माइग्रेट करके रिटर्न बिहार आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि गुजरात में जो वहां पर पॉपुलेशन था वो कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो गुजरात में पहले 100 लोग थे, 100 में से 25 लोग बाहर से वहां जाकर रह रहे थे, काम कर रहे थे, तो वो 25 वहां से निकल जाएंगे ना, 25 रिटर्न आ गए बिहार। तो अब कितना बचा, 75 बचा। गुजरात के पास कितना बचा, 75 बचा। तो अब जो पहले हम लोग पढ़े थे पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह, वहां ये इफेक्ट करेगा ना 25, ये 25 सारी जगह इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का चेंज होता है माइग्रेशन के कारण, है ना। चलो एक्टिविटी में क्या, ऑन अ मैप ट्रेस माइग्रेशन ऑफ ईच ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स सिंस देयर बर्थ। मतलब अपना करके देखो घर पे कहां कहां लोग कहां कहां गए हैं, नहीं गए हैं। अब देखो, इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन from rural to urban area because of the push factor in rural areas। भाई बहुत दमदार वर्ड लिखा है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पुश फैक्टर, पुश फैक्टर इन रूरल एरिया। पुश मतलब हक्का, हल्का सा धक्का देना, है ना, हल्का धक्का देना, यही ना पुश, ठीक है, पुश फैक्टर। तो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन होता है वो क्यों और कैसे होता, वो कहां से होता है। मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। गांव से लोग गए थे अभी शहर काम करने, अरे सामने तो अपना सीन है सारा, इसलिए माइग्रेशन बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं कि एकदम तुरंत समझ में आएगा कि हो क्या रहा। अभी देखो ना माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, लोग उतना बाहर गए थे, रूरल मतलब गांव, ग्राम, ठीक है, गए थे ना बाहर कमाने के लिए, ठीक है, अर्बन एरिया में, बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर। क्यों वो लोग गए, एक पुश फैक्टर था रूरल एरिया में, एक पुश फैक्टर था। तो पुश फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर बस तुम सिंपली समझो कि उनका मजबूरी, ठीक है, उनका मजबूरी,
अगर तुम में से किन्हीं का अंकल, पिताजी, मतलब कोई भी रिलेटिव हो, ठीक है, घर के, वो अगर माइग्रेट किए होंगे तो उनका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। क्या? ठीक है, बहुत तरह का रीजन होगा, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, रीजन जो जनरली होता है, मेरे नजर में जो जनरल बात है कि ऐसा ऐसा कारण है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, पुश फैक्टर क्या होगा? तुम गांव में हो, सबसे पहला बात एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में दिक्कत, ठीक है, रोजगार नहीं है। अब रोजगार अगर तुम गांव में कर रहे हो, अगर है तो छोटा मोटा रोजगार कर रहे हो जिससे कि तुम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम चाह रहे हो कि कुछ हम अच्छा करें, तो रीजन, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा रीजन होता है भाई, समझे? तो जो पुश फैक्टर होता है कि तुमको कंपेल करेगा, नहीं तुम जाओ, तुम जाओ, ठीक है, तुम जाओ। जैसे कि पुश फैक्टर तुम लोग देख लो, अभी स्टूडेंट हो ना, अभी देखो अचानक ये एग्जांपल दिमाग में आया, ठीक है, ये भी जो अभी मैं बता रहा हूं वो भी पुश फैक्टर का एग्जांपल बनेगा। अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब 10th पास कर जाओगे, +2 में आ जाओगे, ठीक है, अब उसके बाद क्या फील होगा कि यार थोड़ा एजुकेशन जो है ना हायर लेवल का लिया जाए, थोड़ा अच्छा लेवल का एजुकेशन लिया जाए। तो अब तुम क्या खोजोगे कि वैसा इंस्टीट्यूट चाहिए, वैसा जगह चाहिए जो कि हायर एजुकेशन दे, थोड़ा ज्यादा बढ़िया, अच्छा क्वालिटी में, है ना, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो। ये सब देखोगे ना, हम लोग भी देखते थे, तुम भी देखोगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, इस तरह का चीज। तो अब फिर तुमको लास्टली क्या होगा कि अपना लोकेलिटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, इस लोकेलिटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला तो अब तुम क्या करोगे? माइग्रेट करोगे, पटना चले जाओगे, है ना, नियरेस्ट पटना बिहार में एक हो गया, और उसके बाद लोग जहां जाना चाहें फ्री हैं, ठीक है, कोटा जाएं, पुणे जाएं, जहां जाएं, बेंगलोर जाएं, ठीक है, मतलब कहीं भी जाएं। तो फाइनली क्या होगा कि तुम अपना होम टाउन छोड़ोगे एजुकेशन का पर्पज से। तो तुम्हारा पुश फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर? क्वालिटी एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। बात समझ रहे हो ना? ये वाला बात हो गया, ठीक है, चलो आगे आओ। और ये सब चीज भाई अपना प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, डे टू डे लाइफ में यूज करना। अभी तुम लोग यूज करो, बोलो कि नहीं कि ऐसा पुश फैक्टर था हम लोगों का विलेज में, इसलिए लोग माइग्रेट किए हैं, ठीक है। अब देखो आगे, दीज आर एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। रीजन क्या क्या है? एडवर्स कंडीशन, पुअर्टी का, गरीबी का, पॉवर्टी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, ठीक है। एंड अब उसके बाद देखो, द पूल ऑफ द सिटी इन टर्म ऑफ इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। तो जिस चीज के लिए आप छोड़ रहे हैं वही चीज ना वहां पर फुलफिल होगा। तो शहर आपको क्या कर रहा? पूल कर रहा, खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि आपको बेहतर जिंदगी वहां मिलेगा गांव के तुलना, ठीक है, और रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब जो बेहतर जिंदगी है वो सबका अलग अलग डेफिनेशन है, सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है बेहतर जिंदगी का, लेकिन आमतौर पे बेहतर जिंदगी इसी को बोलते हैं कि बढ़िया रोजगार हो तुम्हारे पास और हेल्थ सिक्योरिटी हो, ठीक है, कि बीमार हुए रात में तो तुरंत हॉस्पिटल अप्रोच कर लो, ठीक है। ये सब एक जनरल पैरामीटर है, हालांकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बात समझे? तो पुल फैक्टर ये हो गया, ठीक है। पुश समझ गए तो पुश का उल्टा पुल, बस। चलो आगे आओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, इसलिए इतना टाइम और इतना एग्जांपल देकर समझाएं। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, है ना। माइग्रेशन क्या? माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो पॉपुलेशन चेंज कर रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन का, टेरिटरी का, वो ड्यू टू माइग्रेशन। It changes not only the population size but also the population composition of urban and rural population in term of age and sex composition, ठीक है। अब जब माइग्रेशन हो रहा है तो हर एक उम्र के लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतर हो रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ उसमें हर एक उम्र ही तो नहीं है, सेक्स कंपोजिशन भी तो है, हर एक डिफरेंट सेक्स के लोग भी जा रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, सब माइग्रेट कर रहे हैं बेटर वर्क, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब के कारण। तो एज एंड सेक्स में जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है, ठीक है। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन अ स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन। तो जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सिटीज और टाउन में, शहर में, ठीक है, वो क्यों हुआ? ड्यू टू माइग्रेशन, स्थानांतर,
किसका? रूरल टू अर्बन, ठीक है, ओके। नाउ द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31.80% इन 2011। रुको, स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर आ रहे, उसके बाद फिर से ये लाइन पढ़ रहे। देखो क्या लिखा, कहां पर थे? हाँ, दस यहाँ द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.29%, है ना, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। 1951 के टाइम में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 17.29 टू 31.80% इन 2011। और 2011 तक में कितना इंक्रीमेंट हुआ अर्बन पॉपुलेशन? 31.80% इन 2011, है ना। मतलब कि अगर एक सिटी में 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, तो वो लोग हैं, एडिशनली कितना बढ़ रहा है, ठीक है, एडिशनली कितना बढ़ रहा है। चलो यहां तक समझ गए। अब आगे देखो, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस cities from 35 to 53 in just one decade, from 2001 to 2011। इतना सिटीज और बढ़ गया, ठीक है। समझ गए माइग्रेशन? उम्मीद कर रहे समझ गए होगे, बढ़िया से समझाएं। अब क्या है? अब एज कंपोजिशन, है ना। एज कंपोजिशन में एंड उसके बाद सेक्स रेशियो, चलो सारा इंपॉर्टेंट टर्म है ना, टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, सारा इंपॉर्टेंट है। ये सब वर्ड है, ठीक है, ये सब कंसेप्चुअल वर्ड है, इसका मीनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कंसेप्ट होना चाहिए ये सब वर्ड का। जैसे माइग्रेशन, क्या डिक्शनरी में खोजोगे तो मिलोगे स्थानांतर, तो समझ जाओगे, उतना से नहीं समझोगे। ये पूरा सीन चाहिए था समझने के लिए, जितने एग्जाम्पल्स वगैरह फिट किए हैं ना, इसी तरह ये सब भी है, इस कंपोजिशन ये सब। चलो आगे देखो, the age composition of a population refers to the number of people in different age group in a country। ओके, डिफरेंट कैटेगरी का जो है, कितने से कितने उम्र के बीच में कितने लोग हैं, वही बात है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। टू एन इम्पोर्टेंट डिग्री अ पर्सन's एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही और सी नीड्स, बाइज, डज and his or her capacity to perform, ठीक है। Consequently, the number and percentage of population found within the children, working age, aged group are notable determinant of the population's social and economic structure, ठीक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बता ये रहा है ना कि जो एज है ना, एज कंपोजिशन, सोसाइटी में कितने से कितने एज के लोग, कितने लोग हैं, ठीक है, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्रीमेंटल फैक्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्रीमेंटल फैक्टर है हर एक चीज का, कि सोसाइटी का कंपोजिशन कैसा है, यहाँ प्रोफेशन क्या है, सोसाइटी में ग्रोथ कैसा होगा, ठीक है। ऑल थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द एज कंपोजिशन। नाउ लुक, the population of a nation is generally grouped into 3 broad categories। जो population है बेसिकली इसको 3 broad categories में डिफाइन किए हैं, ओके। लुक, फर्स्ट क्या है? चिल्ड्रेन, है ना। तो चिल्ड्रेन किसे किसे बोलते हैं? अब अपना अपना एज सेलेक्ट कर लेना, तुम लोग किस एज में हो, ठीक है। चिल्ड्रेन जनरली बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से कम होना चाहिए। दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। इकोनॉमिकली वो लोग अनप्रोडक्टिव है भाई, बेचारा क्या काम करेंगे, मासूम मासूम बच्चे, मासूम मासूम हाथ, प्यारा प्यारा चेहरा, है ना, ठीक है। तो अब ये लोग क्या काम करेंगे? तो ये लोग मस्त घर पे बैठेंगे, मम्मी पापा का एंटरटेनमेंट करेंगे और खुद एंटरटेन होंगे। तो वो एंटरटेन कैसे कैसे होंगे? बढ़िया खाना खाइए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, बढ़िया मेडिकल केयर हो। तो देखना पढ़ाई भी यहाँ पर सब
डाला गया है। खाली फूडिंग एंड क्लोथिंग पे ध्यान मत देना, एजुकेशन पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया। चलो ये तो इनडायरेक्ट समझा देंगे, एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं कि इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, उन्हें प्रोवाइड करना है, उन लोगों को उल्टा प्रोवाइड करवाना है फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ठीक है, कि इन लोगों को प्रोवाइड करवाना। नाउ वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स, अब ये वर्किंग एज है ना, 15 to 59 ईयर्स। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, ये लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव। बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव मतलब क्या कि अब वो प्रजनन कर सकते हैं। तो प्रजनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ये होता है कि जब आप अपने से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कीजिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कीजिए, है ना, तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसा ही एक स्पीसीज नया प्रोड्यूस कीजिए, है ना, तो कहलाता है रिप्रोडक्शन। और बाकी बात तो बायो में पढ़े ही होंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट 8th क्लास में, एडोलसेंस सब चैप्टर इंटरेस्टिंग था, याद होगा ही, है ना। तो दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, ये है। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, अब ये वर्किंग पॉपुलेशन है। अब आ जाओ, एज एबव 59 ईयर्स, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड, है ना। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं लेकिन रिटायर्ड है। दे मे बी वर्किंग वॉलंटरली, अपने इच्छा शक्ति से काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट, बट उन्हें रिक्रूट नहीं किया जा सकता। मतलब रिक्रूटमेंट की बात समझे, रिक्रूटमेंट मतलब कि जैसे अभी रोजगार के लिए आता है ना नोटिफिकेशन, नौकरी चाकरी के लिए कि भाई नौकरी इतना इतना लोगों के लिए है, तो उस सिस्टम में ये लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एज 59 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। वो लोग अगर अपनी इच्छा से काम और करना चाहें तो वॉलंटरली कर सकते हैं। समझ गए बात? आ जाओ आगे। The percentage of children and the aged affect the dependency ratio because these groups are not producers. एक बार फिर से पढ़ते, सीक्वेंस टूट गया, शायद समझे या नहीं समझे मुझे पता नहीं, फिर से पढ़ दे रहे। The percentage of children and the aged affect dependency ratio because these group are not producer. तो जो चिल्ड्रेन है और एज्ड ग्रुप है ये लोग क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया में आ जाते हैं। डिपेंडेंसी मतलब कि अब आप निर्भर हैं, आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप खुद पे डिपेंड नहीं, अब आप डिपेंडेंट हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, अभी चिल्ड्रेन है, बच्चे हो, तो अभी तुम मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। और जब मम्मी पापा रिटायर कर जाएंगे, रिटायर एज में आ जाएंगे, तब वो किस पे डिपेंड हो जाएंगे? तुम पे डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल एक लो, थोड़ा सा फैमिली लेवल का स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। अब तुम्हारे घर में जो भी अर्निंग है, मम्मी पापा, ठीक है, या बोथ, मतलब मेरा कहने का मतलब है अर्निंग हो ना, वो कोई भी हो, उन पे तुम हो डिपेंडेंट। और अगर दादाजी वर्क नहीं कर रहे हैं, दादा दादी, तो दादा दादी भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो डिपेंडेंसी यहाँ पर कितने लोग का? 2 लोग का डिपेंडेंसी। बढ़ गया ना डिपेंडेंसी लेवल, तो डिपेंडेंसी लेवल बढ़ गया, समझे? इस तरह का बात यहाँ पर बता रहे हैं ये, ठीक है। आगे देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ द 3 ग्रुप इन इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन फिगर 6.5। देखने की मन है क्या? देख लो, फिगर काफी बढ़िया बढ़िया दिखाता है। ये देखो एज स्ट्रक्चर है, घर पे देखोगे यार ये सब, समझे ना। एज स्ट्रक्चर है, और कोई फिगर है क्या? नहीं, चलो ये हो गया। अब आ जाओ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो है ना, चलो सेक्स रेशियो। Sex ratio is defined as the number of females per 1000 males in the population। तो सेक्स रेशियो कैसे डिटरमाइन होता? कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पे, है ना, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे, ठीक है।
in the population. That is called sex ratio. This information is an important social indicator to measure the extent of equality between males and female in a society at a given time. ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ठीक है, अपना सोसाइटी का सेक्स रेशियो जो है बहुत बड़ा इंडिकेटर है सोसाइटी का कि इक्वालिटी कितना इंश्योर हो रहा है, ठीक है, इक्वालिटी कितना इंश्योर हो रहा है किसके बीच में, सेक्स के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में कितना इक्वालिटी मेंटेन हो रहा है, समझे। अगर सेक्स रेशियो घटा तो समझ जाओ भैया इक्वालिटी में दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि जन्म ही लेने नहीं दे रही है लड़कियां को, है ना, जन्म ही नहीं हो रहा है लड़कियां का ज्यादा, समझे, तभी ना घटेगा जी, समझे। तो चलो आगे आओ। The sex ratio, 1 minute, let me pick pen. The sex ratio in the country has always remained unfavorable to female. Unfavorable रहा। Find out why this is so. Why this is so? Find out करोगे तो बहुत सारा रीजन आ जाएगा, है ना। तो फिर तुम लोग खुद पहले ट्राई करोगे, उसके बाद मुझसे पूछोगे। टेबल 6.2 shows the sex ratio from 1951 to 2011, ठीक है। 6.2 जो है टेबल ये दिखा रहा है, ये देखो सेक्स रेशियो 1951 में 946 था, ठीक है। फिर देखो 46 था, घटते चला आया, ठीक है। ये 2001 तक काफी घटा, 2011 में इंक्रीमेंट हुआ है। तो 1951 से 2001 तक घटता चला गया, 946 से 941, 930, 934, 929, 933, है ना, इस तरह घटा, ठीक है। तो ये सेक्स रेशियो घटा। चलो आगे आ जाओ। डू यू नो देखो बहुत बढ़िया चीज बताता है ये। केरला हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल पर 1000 मेल। मतलब कि केरला में जो सेक्स रेशियो है वो ज्यादा है, सिंपली तो तुम भी इतना समझ रहे। अब इसका मतलब क्या है कि 1084 पर 1000 मेल, मतलब अगर 1000 मेल एक साइड रखो, 1000 पुरुष एक साइड रखो, तो उसके तुलना में 1084 फीमेल है, 1084 फीमेल है, 84 फीमेल एक्स्ट्रा है, ठीक है, एडिशनल है, ठीक है, इंक्रीमेंट है यहाँ पर सेक्स रेशियो का इंक्रीमेंट है, बैलेंस नहीं, ये इंक्रीज्ड है, ठीक है, सरप्लस सेक्स रेशियो है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ 1084 है और काउंटिंग 1000 पे ही अपने को करना, तो केरला का सेक्स रेशियो बढ़िया है। पुडुचेरी हैज 1038 फीमेल पर एवरी 1000 मेल, यहाँ भी सरप्लस सेक्स रेशियो है ना, 1038 है। वाइल दिल्ली हैज 866 फीमेल पर 1000 मेल्स, सोच लो कितना कम है। एंड हरियाणा हैज जस्ट 877। तो ऐसा क्यों? यहां पर क्या कि बर्थ रेट जो फीमेल का है, ठीक है, वो बढ़िया है और दिल्ली एंड हरियाणा में नहीं है। दिल्ली एंड हरियाणा में एक्चुअली क्या हुआ है कि क्या पता बहुत अर्ली फेज से वुमेन्स के साथ बहुत तरह का सोशल इशू चलता आया है, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर इन्फेंटिसाइड बहुत होता है दिल्ली हरियाणा में। इन्फेंटिसाइड हुआ मतलब कि पेट में ही है और पता लगाया गया कि इसका सेक्स क्या है और उसे किल कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से भी होता, बट अब नहीं होता है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गया, रूल एंड रेगुलेशन, लॉ बन गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कहीं भी चेकअप सेंटर पे नहीं होगा, तो अभी लॉ बन गया है, ठीक है। बट पहले नहीं था, होता था, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसे किल कर दिया जाता था अपने मतलब जन्म लेने से पहले ही, ठीक है। तो ये था, और भी बहुत सारा रीजन था। जन्म मान लो हो भी गया तो पुराना कहानी है, इनफैक्ट बहुत सारा टीवी शो में भी देखे होंगे, तो उसमें क्या करता है कि बच्ची जन्म ली और उसे दूध में डाल दिया, तो हत्या कर दिया, है ना, तो मर्डर कर दिया, डायरेक्टली दे आर मर्डरर, ठीक है। तो इस तरह का बात ये साइड में ज्यादा प्रोन है ना।
इस साइड में ज़्यादा, ठीक है। ये आपका टेंशन वाला बात है। चलो, और ये साइड केरला एंड पुडुचेरी में ऐसा नहीं है, इसलिए ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये खैर पुराना ख्यालात था। अब एजुकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स के साथ बहुत कुछ बदल गया है। इंसान का एटीट्यूड में भी चेंजेस आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी बूस्टअप किया, लोग का माइंडसेट चेंज किया है ना। चलो आगे आओ। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का हम लोगों को स्लोगन लेना पड़ता है। अगर आज का डेट में बेटी नहीं रहेगी तो कल फिर किसी को माँ और बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड कहाँ से मिलेगी? बात समझ रहे हो? तो बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए, लेकिन फिर भी सोसाइटी का ये चीज है तो इसे तुम डिनाई नहीं कर सकते, सामने दिख रहा, ठीक है। लेकिन अभी हालात बहुत सुधर गया, पहले की तुलना में बहुत सुधर गया। अरे चलो अब लिटरेसी रेट तक ही रखते हैं, क्योंकि 36 मिनट हो गया, नहीं तो वीडियो फिर क्या होगा कि बहुत एक्सपेंड हो जाएगा, वो साइड कट कट के बहुत सारा सेक्शन में डिवाइड हो जाता और उतना प्रॉब्लम हो जाता है फिर, है ना, साइज बहुत बड़ा हो जाता। तो चलो नेक्स्ट क्लास में लिटरेसी रेट से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।